नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज फिर कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। कोरोना को लेकर जो मौजूदा हालात है उन पर बातचीत हुई। कोर ग्रुप के साथ वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सीएमआर में ये समीक्षा बैठक चल रही है। जिस तरह के कोरोना केसेस का जो ग्राफ है वो नीचे की ओर आ रहा है, जिस तरह से केसेस कम हो रहे हैं, इसके बावजूद भी ये ऐसा वक्त नहीं है जब राहत की लंबी सांस लेकर ढीले पड़ जाएं। तमाम अंदेशे अभी बरकरार हैं, खासकर तीसरी लहर का खतरा जो लगातार दस्तक दे रहा है, उसे देखते हुए ढिलाई बिल्कुल भी संभव नहीं है और ये सरकार जानती है। इसीलिए लगातार एक्शन मोड में है और इस वक्त समीक्षा बैठक चल रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 7 दिवसीय प्रवास पर अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी पहुंचे। बूंदी में अस्पताल का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। कोटा मेडिकल कॉलेज पहुंचकर चिकित्सा अधिकारियों से मिले, कोविड रोगियों के वार्ड में जाकर उनसे हालचाल जाना। वहीं व्यवस्थाओं को उन्होंने संतोषजनक बताया, साथ ही ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दिया। उनसे बात की संवाददाता शाकिर अली ने। लोकसभा स्पीकर ने कोटा के अस्पताल का दौरा किया है और कोविड वार्ड में भी वो पीपी किट पहन करके गए और मुलाकात उन्होंने की। स्पीकर साहब, आप लगातार बूंदी के बाद कोटा अस्पताल का आपने निरीक्षण किया, किस तरह की बैठक भी ली आप? कोरोना संक्रमण की भयावह विकरालता को देखते हुए हम कैसे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ पाएं, इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है और जो लोग कोरोना संक्रमित हो गए उनको कैसे स्वस्थ कर सकें, इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मैं चिकित्सा के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, जितने भी लोग इस काम में लगे हुए थे, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अधिकतम मरीजों को ठीक किया। कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे जिसकी व्यथा पीड़ा हमको है। हमारी कोशिश है कि कोरोना वायरस पूर्णतः समाप्त हो, इसके लिए हम और सामूहिक प्रयास करेंगे ताकि परिणाम जल्दी आए। एक अभियान की शुरुआत की गई है, मेरा गांव स्वस्थ गांव, अलग तरह का अभियान है। किस तरह का अभी वार्ड में आप मिले रोगियों से, क्या उनसे? मैं वार्ड के अंदर जाकर रोगियों को मिला। हॉस्पिटल के अंदर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएँ अच्छी थी। सब मरीजों ने कहा हमारा इलाज ठीक हो रहा है। यहाँ पे न्यू मेडिकल कॉलेज के न्यू कॉटेज वार्ड जो बने हैं और डॉक्टर लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम और बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें, लेकिन मरीजों को किस तरीके से और बेहतर इलाज मिल सकता है, इसके लिए हमने सभी डॉक्टर साहब से आग्रह किया है। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली आज झालावाड़ दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अफसरों के साथ महामारी पर मंथन किया। कोरोना महामारी नियंत्रण और वैक्सीनेशन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा, कोरोना मरीजों के उपचार में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए, साथ ही बच्चों को भी संक्रमित होने से बचाया जाए। उन्होंने वैक्सीन और इंजेक्शन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उनसे बात की संवाददाता तरुण शर्मा ने। 3 चीजें जिन पे भारत सरकार का कंट्रोल है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो और चाहे रेमडेसिविर हो, तीनों पे ही भारत सरकार का कंट्रोल रहा और तीनों ही जगह भारत सरकार फैल रही। और ख़ास तौर से जो हमें इमदाद केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमारी ऑक्सीजन जो राजस्थान में जनरेट हो रही थी वो हम बाहर दे रहे थे और हम आगे देखिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जाके 1800 किलोमीटर से हम ऑक्सीजन लेके आए। तो ये जो मैनेजमेंट था वो मैं समझता हूँ भारत सरकार इसके अंदर फैल हुई। उन्होंने पहले भी तैयारी नहीं की, चुनावी रैलियाँ करने के अंदर लगे रहे, जिसकी वजह से इतना भयंकर परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़े हैं। ऊपर से आज भी वैक्सीनेशन, युवाओं की वैक्सीनेशन के लिए मना कर दिया। ये तो अशोक गहलोत जी हैं जिन्होंने युवा वर्ग को राहत देने के लिए उनकी वैक्सीन का पैसा दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है भारत सरकार वैक्सीन का पैसा मांग रही है। आज तक कितने टीकाकरण अभियान चले हैं देश आज़ाद होने से लेकर आज तक, कभी भी भारत सरकार ने पैसा नहीं मांगा।
अब की बार भारत सरकार पैसा मांगती, जबकि बजट के अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम सबका वैक्सीन। बात करते हैं बीकानेर की। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। बीडी कल्ला ने कहा, जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी वेव की आशंका है, उसे ध्यान में रखते हुए एडवांस व्यवस्थाएं हो रही हैं। शिशु अस्पताल में 400 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ ही पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की व्यवस्था और दूसरे संसाधनों की व्यवस्था पर फीडबैक लिया है। ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए एडवांस तैयारियों की व्यवस्था की जा रही है। हमारे शिशु अस्पताल को व्यवस्थित किया जा रहा है और आने वाले समय में लगभग 400 बेड पर नए ऑक्सीजन के बेड तैयार करने, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करने और इसी प्रकार से और क्या क्या इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, इसके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की थी विषय विशेषज्ञों से। हमारे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, हमारे सुपरिंटेंडेंट पीबीएम हॉस्पिटल और जो विषय विशेषज्ञ डॉक्टर्स थे, इनसे मैंने बातचीत करके फीडबैक लिया है। और बात बाड़मेर की, जहां राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बायतू में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार कर आमजन को राहत देने में जुटे हैं। उन्होंने मंगलवार को ग्राम स्तरीय सतर्कता समिति के साथ बैठक की। इसके बाद कोविड केयर सेंटर बायतू में भर्ती मरीजों का हालचाल पूछा, साथ ही डॉक्टरों से उनकी हेल्थ रिपोर्ट भी जानी। इस दौरान कोविड केयर सेंटर से 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद एक साथ डिस्चार्ज किया गया। इनमें से 2 पिछले 18 दिनों से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पर थे। ग्राम स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हुई और डरामनी के ढाणी के अंदर जो भी पॉजिटिव संक्रमित मरीज थे, उनके घरों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग से उनसे हाल पूछे। जो भी आवश्यक निर्देश थे मेडिकल टीम द्वारा वो दिए गए इन लोगों को। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद पोखरण पहुंचे। अपने निजी आवास पर अधिकारियों के साथ कोरोना की तीसरी लहर पर बैठक की। सालेह मोहम्मद ने अधिकारियों को सजगता बरतने और तीसरी लहर को लेकर तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत की ओर से भेंट की गई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बीसीएमओ और तहसीलदार के सुपुर्द किया। इस दौरान कहा कि सीएम अशोक गहलोत का लॉकडाउन का फैसला बेहतरीन फैसला है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया लॉकडाउन करने का, वो निर्णय बहुत ही बड़ा अच्छा निर्णय था। आज जो लगभग पूरे प्रदेश के अंदर आधे आंकड़े हो गए हैं कि जो 17,000 केस आते थे, आज लगभग 6,000 के करीब आने शुरू हो गए। तो लगभग ये चेन जो है, हम सब लोग चाहते थे कि चेन खत्म होनी चाहिए और ख़त्म होने का तरीका लॉकडाउन के अलावा कुछ था नहीं। तो आज लगभग जो पहला 24 तारीख तक जो लॉकडाउन था, उसके बाद बढ़ाना पड़ा। बढ़ाने का मकसद यही था कि जो ये 50% आंकड़े हैं, ये भी खत्म होने चाहिए। प्रदेश में त्रिस्तरीय लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री गहलोत के कोरोना मुक्त प्रदेश के मिशन को पूरा करने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर राजसमंद नगर परिषद विभिन्न अभियान चला रहा है। इसमें जन जागरूकता, आमजन को निःशुल्क भोजन, समझाइश के साथ ही अब ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हो रहा है, जिससे मरीजों को राहत पहुंचेगी। राजसमंद नगर परिषद अभी तक 42 कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार करवा चुका है। साथ ही 1 लाख से अधिक का जुर्माना भी वसूल चुका है। प्रदेश में त्रिस्तरीय लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। प्रदेश में चिकित्सा विभाग के अलावा एक विभाग ऐसा है जो राज्य सरकार की कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है, वो यूडीएच विभाग। राजसमंद नगर परिषद लगातार कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। आज हमारे साथ है नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं तो नगर परिषद राजसमंद में क्या क्या प्रयास कर रहा है, क्या क्या प्रयास कर रहे हैं नगर परिषद की ओर से? देखिए, नगर परिषद के राजसमंद में इस वक्त कोरोना संक्रमण को फैलाव को रोकने के लिए हम जन जागरूकता, समझाए शक्ति हर स्तर पर काम कर रहे हैं। जन जागरूकता के तहत हमारे द्वारा जो हमारे डोर टू डोर कलेक्शन वाले हैं, ऑटो ऊपर हैं, उनमें जन जागरूकता जिंगल्स चल रहे हैं। इसके अलावा 25 ऑटो अतिरिक्त रूप से लगा रखे हैं जो सुबह से शाम तक प्रत्येक गली मोहल्ले में जाकर कोरोना जागरूकता का संदेश फैलाते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई सेवक हैं वो घर घर जाकर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो अपील है, जो पंपलेट है, उनका वितरण करते हैं। इसके साथ साथ जहाँ भी हमें संक्रमण की सूचना मिलती है, कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है, उस एरिए को, इसके साथ साथ जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, बाजार है, बस स्टैंड है, हॉस्पिटल है, सब्जी मंडी है, इन पर नियमित रूप से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम देखें
हाइपोक्लोराइड के साथ साथ जहाँ कच्ची बस्ती एरिया है या जहाँ मास्क की उपलब्धता नहीं है वह हमारे द्वारा नियमित रूप से मास्क वितरण भी किया जाएगा। राज्य सरकार की सोच है, मुख्यमंत्री गहलोत साहब लगातार जोर देते हैं कोई भूखा न सोए। इस दिशा में अपने यूडीएफ वित्त मंत्री शांति धारीवाल जी उन्होंने भी निःशुल्क रसोई भोजन कर दिया। आप पिछले लंबे समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोए, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ प्रयास चल रहा है आपका? देखिए, इसके लिए नगर परिषद राजसमंद क्षेत्र में 3 इंदिरा रसोई है, एक आर के हॉस्पिटल परिसर में, एक काकरौली बस स्टैंड पे, एक राजनगर बस स्टैंड पे। उस पर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति इंदिरा रसोई पा रहा है उसको ससम्मान बैठाकर निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। जो कच्ची बस्ती एरिया है, जरूरतमंद लोग हैं, उनमें प्रतिदिन 500 से अधिक फूड पैकेट हमारे जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर ससम्मान उनका वितरण कर रहे हैं। कोरोना काल में सक्रिय सेवाएं देने के बावजूद सहकारिता और पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स नहीं माना जा रहा। दोनों विभागों के अब तक 55 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित होकर जान गंवा चुके हैं, लेकिन उनके परिवारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह आर्थिक सहायता नहीं मिल रही। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि न तो उन्हें कोरोना से बचाव के पर्याप्त संसाधन दिए गए, न ही उनके परिवारों को राहत मिल रही है। गृह विभाग के निर्देशानुसार पशुपालन विभाग को आपातकालीन सेवाओं में शामिल किया गया है। सभी पशु चिकित्सा संस्थाएं लॉकडाउन के दौरान खुली हुई हैं और कार्मिक जो है पशुपालकों को सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। लगभग 40 पशु चिकित्सा कार्मिकों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। अपनी जान जोखिम पर डालकर भी हम पशुपालकों की सेवा कर रहे हैं। सहकारिता के माध्यम से किसानों को काफी लाभान्वित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा सहकार कार्मिकों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया जाए, क्योंकि इस बीमारी के चलते आज हमारे संपूर्ण राजस्थान में 18 व्यवस्थापकों के द्वारा अपनी जान, इस अदृश्य दुश्मन का सामना करते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी है। धौलपुर जैसलमेर के बाद अब करौली जिला अस्पताल के लेबर रूम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्लैटिनम श्रेणी में लक्ष्य प्रमाण पत्र जारी किया। विभिन्न मानकों पर जिला अस्पताल के लेबर रूम में खरा उतरने के बाद मंत्रालय ने यह प्रमाण पत्र दिया है, जिससे महकमे में खुशी है। इसके लिए जो लक्ष्य सर्टिफिकेशन मिला है MCH लेबर रूम को, उससे एक तो क्लिनिकल जो पैरामीटर्स हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा और कुछ चेक रहेगा कि जिससे कि उनको मेंटेन किया जा सके। और इसमें जो लक्ष्य सर्टिफिकेशन के बाद जो भी पैसा मिला है उससे इसकी सुविधाओं को और इम्प्रूव किया जा सकता है और इसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी ने विकास परियोजनाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में कम होते मामलों के बाद एक बार फिर अधूरे प्रोजेक्ट्स का काम शुरू होने की आस जगी है। प्रदेश भर में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं चल रही हैं, इनमें से कुछ शुरू ही नहीं हो पाई। बाकी जो शुरू हुई वो या तो लेबर या निर्माण सामग्री न मिलने के कारण अधूरी है। अकेले जयपुर में ही 1000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं, जिनके कुछ काम तो कोरोना के चलते शुरू भी नहीं हो पाए। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बाद में पूरे राजस्थान में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरी तरह से सुस्त रफ्तार चल रहे हैं। फिलहाल कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है तो कई प्रोजेक्ट जो हैं पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं, जहां पर जो निर्माण करने वाली जो लेबर है वो अपने अपने इलाकों में चली गई है। साथ साथ में निर्माण सामग्री की भी किल्लत है। ऐसे में अब जब कोरोना के केसेस घटते हुए नजर आ रहे हैं तो ये उम्मीद जताई जा रही है इंजीनियरों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा, कि अब नगरीय विकास विभाग का कामकाज जल्दी पटरी पर लौट सकेगा। अगर ये इसी तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार घटते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इन साइट्स पर छाया हुआ सन्नाटा दूर होगा, लेबर अपने अपने घरों से काम करने के लिए वापस लौटेगी और जो प्रोजेक्ट्स जो कि सुस्त रफ्तार से पहले से चल रहे थे, पहले से देरी से चल रहे हैं, उन्हें पूरा करने में मदद मिल सकेगी। लेकिन अब नई डेडलाइन होगी। जनता की जो गाड़ी कमाई के प्रोजेक्ट्स हैं वो देरी से सही, लेकिन अगर सही समय पर मिलेंगे तो जनता को इसका फायदा मिल सकेगा। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के कोलाना गांव में एकल बिंदु की मोटर खराब है। जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते पानी की टंकी में पानी नहीं पहुंच रहा। ग्रामीण परेशान है। नाराज ग्रामीणों ने विभाग की टंकी पर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की।
परेशानी है। और चारों मेरे नल निकले तो तुड़ा भी दिया, और दूसरी टंकी है उसकी खराब पड़ी है। 2 महीना से पानी नहीं आ रहा है इस गाँव में। हम बड़ा आदमी खा पाएंगे, हम बड़ी बूढ़ी, हाथ दुखे, पाँव दुखे, और हम थसाया मारा था। हमारा बाढ़ थी, नौकरी पे थी, अब हम खा जाए पानी ले। वार्ड नंबर 4 में जलदायी विभाग की एक पानी की टंकी बनी हुई है, जिसमें लगभग 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। इसके विषय में हम एएन साहब को 1.5-2 महीने पहले भी कंप्लेंट कर चुके जलदायी विभाग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सरपंच साहब ग्राम स्टेशन से भी कह चुके, लेकिन यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं की गई। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, आइए बताते हैं। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। हेमाराम चौधरी सोलंकी मामले को लेकर अजय माकन ने चुप्पी तोड़ी है। कहा, यह परिवार का मसला है, स्टेट यूनिट के नेता इसे निपटा लेंगे। राजस्थान की बात है, वहां पर हमारे स्टेट यूनिट और स्टेट के लीडर्स सबके सब लोग सबके संपर्क में हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई किसी भी किस्म से कोई दिक्कत है। एक परिवार का मसला है, और हम सबके सब लोग परिवार के लोग सब लोग राजस्थान में ही बैठ करके इसको सुलटा लेंगे। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। बात करते हैं न्यूज 18 की मुहिम की, जो फिर रंग लाई है। 3 महीने से पेंशन के लिए भटक रही 65 साल की बुजुर्ग महिला को उनका हक मिल गया है। झाला दूसरी शादी का दिया हवाला। सिस्टम की लापरवाही, पेंशन की हकमारी। रंग लाई न्यूज 18 की मुहिम। बुजुर्ग महिला को मिला इंसाफ। देख लीजिए, सिस्टम की मारी है, कोरोना काल में बेचारी है। 2 बच्चे हैं, लेकिन कोरोना काल में अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। रही सही कसर सिस्टम ने दिखाई। ई-मित्र ने कागजों में ऐसा गड़बड़ झाला किया कि कल तक
वृद्धा पेंशन की हकदार को पेंशन से भी हाथ धोना पड़ा। दरअसल ये लाचार बेबस महिला सिरोही के झटिया कॉलोनी की रहने वाली है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 65 साल की बुजुर्ग महिला दफ्तरों के चक्कर काटती रही, लेकिन सत्यापन के दौरान ई मित्र संचालक ने कागजों में बुजुर्ग महिला की दूसरी शादी करवा दी, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को पेंशन मिलना बंद हो गई। पेंशन फिर से शुरू करने के लिए बुजुर्ग महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम ने बुजुर्ग महिला को इंसाफ दिलाने की ठानी। न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई और बुजुर्ग महिला को इंसाफ मिल गया है। उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार ने फिर से बुजुर्ग महिला को पेंशन का हक दिला दिया है। जो भी दस्तावेज थे उनसे चेक करवाया तो उसमें जो वार्षिक सत्यापन होता है उसमें ईमेल का जो रिमार्क होता है उसमें रीमैरिज का मेंशन कर रखा था, इसलिए उसकी पेंशन है वो 2-3 महीने से रुक गई थी। वापस पेंशन जो कैंसिलेशन ऑर्डर था उसको रिव्यू करके हमने बहाल किया उनकी पेंशन और वापस रेगुलर। और एक बार फिर न्यूज 18 ने अपना सामाजिक सरोकार निभाया है और एक मजबूर की आवाज को बुलंद कर अंजाम तक पहुंचाया है। सिरोही से न्यूज 18 के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।